नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हूं। यहां मैं योग, प्राणायाम और नेचुरोपैथी के लिए आया हूं। आपसे चर्चा एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कर रहा हूं। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, अगर गूगल सर्च किया होगा, मेरी एक पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय और सभी मंत्रालयों को नोटिस जारी किया है कि भारत में एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये जो दुनिया भर के अलग अलग जो मेडिकल वाले कोर्स चल रहे हैं, ये सारे कोर्स खत्म करके एक नया कोर्स शुरू किया जाए, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स। 4 साल का कोर्स हो। और वो क्यों मैं कह रहा हूं, हम लोग जैसे ला करते हैं, तो हम ला में सब लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमें बाद में कोई, चाहे क्रिमिनल लॉयर बनना हो, सर्विस मैटर का एक्सपर्ट बनना हो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट बनना हो, सिविल का एक्सपर्ट बनना हो, टैक्स लॉयर बनना हो, कारपोरेट लॉयर बनना हो, जो भी करना हो, लेकिन पहले हम लॉ में सब एक किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद जिसको स्पेशलाइजेशन करना होता है एलएम करता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि भारत का संविधान, ये भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय खान पान, भारतीय पहनावा, इसको ये प्रोटेक्ट, प्रमोट और प्रोपोगेट करता है, विदेशी को नहीं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में हर चीज विदेशी। एलोपैथी जो अभी कुछ साल पहले शुरू हुई, उसका इतना मायाजाल फैल चुका है भारत में कि एलोपैथी जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो नीचे चली गई है। बीएमएस कोर्स करने वाले को ऐसे लगता है डॉक्टर माना ही नहीं जाता। जो आयुर्वेद का कोर्स करता है डॉक्टर, उसको माना जाता है, जो एमबीबीएस का कोर्स करता है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि हैं, राकेश जी। आप इनको देखते होंगे, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आप भारत स्वाभिमान पतंजलि पीठ के बहुत ही पुराने समय से जुड़े हुए हैं, सारा सोशल मीडिया का काम देखते हैं। फुल टाइम इन्होंने डिवोट किया है योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के लिए। तो आज मैं चाहूंगा कि आप लोग, चूंकि मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं, कानून की ज्यादा मुझे समझ है, राकेश जी से समझिए कि ये जो पूरा मायाजाल है, भारत में भारतीय चिकित्सा पद्धति पीछे क्यों है और भारत में विदेशी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का इतना मायाजाल कैसे फैल गया है, वो उससे क्या क्या समस्याएं हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है, ये तीनों चीज राकेश जी बताएंगे। राकेश जी, आप आगे अपनी बात रखें। जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई अश्विनी उपाध्याय जी, जो जनहित याचिकाओं के माध्यम से इस देश की जो गली सड़ी व्यवस्थाएं हैं, गले सड़े कानून हैं, गली सड़ी परंपराएं हैं, उनको तोड़ने का, उनको बदलने का जज्बा लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके एक मिशन के रूप में लगे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय आदरणीय भाई अश्विनी जी ने उठाया है। देखिए, ये जो पूरा तंत्र है, चिकित्सा का तंत्र है, अभी मैं आपको 2 साल पहले कोरोना काल में लेकर जाता हूं। आज से ठीक 2 साल पहले लोगों ने हॉस्पिटलाइज होना शुरू हुआ था। उस समय कोरोना के नाम से एक छोटा सा वायरस जो आंखों से दिखता नहीं है, उसके नाम से भय का वातावरण निर्मित किया गया और सबको कहा गया कि ये वायरस ऐसा खतरनाक है कि इससे मर जाएंगे। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अपने आप को इस एलोपैथी में सबसे एडवांस मानता है, उस देश के राष्ट्रपति ने इंडिया से मंगवाकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खानी शुरू की, जो मूल रूप से टीबी की दवा थी। उसने कहा कि ये खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका के लोगों ने खूब खाई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जब पता लगा कि ये काम नहीं करती, तो फिर एलोपैथी ने कहा कि इसके लिए हमने स्वाइन फ्लू की 10-12 साल पहले एक दवा बनाई थी, टेमी फ्लू के नाम से, फेबी फ्लू के नाम से, उसको खा लीजिए क्योंकि वो गोडाउन में पड़ी है, उसको खत्म करना है। तो लोगों को वो प्रोपोगेट करके खिलाई गई, मीडिया में प्रोपोगेट करके, डॉक्टर्स को कमीशन देकर के आप ये दवा लिखनी शुरू कर दें। वो जब गोडाउन से खत्म हो गई तो उसके बारे में भी कह दिया गया कि ये काम नहीं किया। उसके बाद आपने एक दवा के बारे में नाम जरूर सुना होगा कोरोना काल में, रेमडेसिविर के, और ब्लैक में बिक रही थी, ब्लैक में बिका। और उसके बाद डॉक्टर रंजीत गुलेरिया जी ने, एम्स के निदेशक ने, इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये रेमडेसिविर कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं करता और इसको लेने की जरूरत नहीं है। लोगों ने खूब प्लाज्मा थेरेपी की। बाद में खुद WHO ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना में किसी काम की नहीं है। एवरमेक्टिन नाम की एक और दवा थी, उसको खूब खिलाया गया। बाद में कहा गया कि ये किसी काम की नहीं है। खूब लोगों को एजिथ्रोल से लेकर दूसरी एंटीबायोटिक खिलाई गई। बाद में कहा गया कि एंटीबायोटिक तो इसके ऊपर काम ही नहीं करती है, तो वायरस है।
उसके बाद लोगों ने खूब स्टीरॉयड खिलाए गए, उसके साइड इफेक्ट आए, जिंक खिलाया गया, विटामिन्स खिलाए गए, और बाद में जो फंगस जिसको आपकी लार मार देती है, वो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, घर में आप पपीता छोड़ दें तो पपीते के ऊपर आ जाती है, केले के ऊपर आ जाती है, वो फंगस जिसको आपका सिस्टम बाहर से ही मार देता है, इतना मजबूत है वो फंगस, इतनी मजबूत हो गई कि उस फंगस ने लोगों में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस के नाम से किसी की आंख चली गई, किसी के यहाँ इन्फेक्शन इतना लंबा चला क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गया। तो इस कोरोना काल ने हमें बता दिया कि ये जो पैथी है, ये पैथी कारगर पैथी नहीं है, एविडेंस बेस्ड तो कतई नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि आप खुद के जितने रिश्तेदार थे कोरोना से इन्फेक्शन हुआ तो जो हॉस्पिटल नहीं गए वो रिकवर अच्छे हुए, जो हॉस्पिटल गए वो वापस कम आ पाए, ये आपने खुद महसूस किया होगा। तो ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस जिसको कहा जाता है, ये एलोपैथी, ये तो कोरोना काल में फेल हो गई। हमारा ये जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद किसी बैक्टीरिया या वायरस के सिद्धांत को नहीं मानता। फिर क्या मानता? बैक्टीरिया ये त्रिदोष के सिद्धांत को मानता है, ये जीवन शैली की बात करता है, ये खान पान की बात करता है, ये आहार विहार की बात करता है, ये दिनचर्या की बात करता है। ये कहता है कि आपका इम्यून सिस्टम यदि मजबूत है तो कोई बाहर से अंदर नहीं घुस सकता। तो ये वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में देखिए अश्विनी जी, हम धरती पर जब आए, हमारे आने से पहले करोड़ों तरह के बैक्टीरिया वायरस धरती पर थे। हम चले जाएंगे तो हमारे बाद भी ये बैक्टीरिया वायरस तो रहेंगे, ये मरने वाले नहीं है। अभी अंटार्कटिका में खुदाई की गई तो ये पता लगा कि कोई 10-20 हजार साल पुराना वायरस वहां पर था और वो बाद में डीएक्टिवेट हो गया, उसको वातावरण मिला। तो ये वायरस को हम वैक्सीन से या दवाइयों से खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए तो हमें अपने सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे फेल हुई ये आपके सामने आ गया, और अब देश के लोगों को कम से कम समझ लेना चाहिए। देखिए ये जो पैथी है ये व्यापार की पैथी है। इस पैथी को जो चलाने वाले लोग हैं वो फार्मा इंडस्ट्री चलाती है, और फार्मा इंडस्ट्री को, मेडिकल माफिया को, मैं बहुत हल्का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे मेडिकल इंडस्ट्री हैं, उनकी हम सराहना करते हैं। इमरजेंसी के लिए कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन इसके नाम पर जो अत्याचार होता है, जो पाप होता है, जो रोगियों के साथ खिलवाड़ होता है, उसके लिए ये शब्द मैंने प्रयोग किया है। और इसकी मेरे पास लिस्ट है, आप देखिए, ये ऐसी लगभग 200 से ज्यादा लिस्ट है जो एलोपैथी ने रिसर्च करके पहले जारी की, अनुमति दी गई, एफडीए ने अनुमति दी, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने अनुमति दी, सारी एजेंसीज की अनुमति के बाद ड्रग को लॉन्च किया गया। ड्रग को लॉन्च करने के बाद अगर वो एविडेंस बेस्ड थी तो उस ड्रग को वापस क्यों लिया जाता है? बैन क्यों? इसका मतलब बैन क्यों किया गया, उसके ऊपर जुर्माना क्यों लगा? तो ऐसी लगभग तुक्का मार है, क्योंकि अगर एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, तो एक बार हमने रिसर्च तय कर दी कि इसका नुकसान नहीं है और इसके फायदे ज्यादा है, तो हमें बैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 की लिस्ट तो ये मेरे हाथ में है, और जाने ऐसी कितनी दवाएं हैं जिनके ऊपर अभी इसकी पहचान नहीं हुई। अभी देखिए, ये जो फार्मा कंपनियां जो कहते हैं कि हमने रिसर्च करके ये दवाएं बनाई हैं, उनके ऊपर इतने जुर्माने लगे हैं कोर्ट में, और कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हुआ है कि उन्होंने जो दवा बनाई है उन दवा के नुकसान ज्यादा हुए हैं, फायदे कम है। अब ये जो फार्मा कंपनियां हैं ये कितनी मजबूत हैं अश्विनी जी? ये तो सीधे सीधे राकेश जी हमारे जीवन से खिलवाड़ वाली बात हो गई। मतलब पैसा कमाने के चक्कर में ये एलोपैथी वाले हमारे जीवन से खेल रहे हैं। हमारा राइट टू लाइफ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, उसके साथ सीधे सीधे छेड़छाड़ हो गई ना। ये तो 100%। देखिए, इनको सिर्फ ग्राहक चाहिए, ये स्वास्थ्य कंपनी नहीं है, ये फार्मा कंपनी है, इनको दवा बेचना है। और ये दवा अश्विनी जी तभी बेच पाएंगे जब लगातार आप बीमार रहेंगे। ये बोर्ड रूम में बैठकर ये नीति तय नहीं करते कि आप आज हिंदुस्तान में 5 करोड़ डायबिटीज के रोगी हैं तो हमें आगे डायबिटीज के रोगी 4 करोड़ करने हैं। इनकी नीति ये होती है कि आज अगर हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोग रोज 10 रुपए की डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, हमारी 50 करोड़ रुपए की रोज दवा बिक रही है, तो कैसे हम इसको 10 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट करें ताकि हमारा टर्नओवर डबल हो, हमारा मुनाफा डबल हो। हाँ, ये फार्मा कंपनियां हैं, ये स्वास्थ्य कंपनियां नहीं है। इनके पास कोई तरीका नहीं है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, ये बीमार करना चाहती हैं। और देखो, एलोपैथी की दवा जो व्यक्ति खाता है उसको 2 बार ठीक होना पड़ता है। एक बार तो बीमारी से ठीक होना पड़ता है और दूसरी बार उसको उस दवा के साइड इफेक्ट से ठीक होना पड़ता है। अब ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं, मैं आपके सामने अश्विनी जी एग्जांपल रखना चाहूंगा। आप जरा इनका नाम लिखें क्योंकि बहुत बड़ी फिगर है। और ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि पूरी दुनिया में जो ड्रग रैकेट है या ड्रग माफिया है कितना बड़ा काम कर रहा है। मैं तो इनको सीधे ड्रग माफिया कहता हूँ। और इसमें अभी ये चार्ट हमारे राकेश जी ने दिया है बना के, इस चार्ट को देखिए। मैं इसको बोल देता हूं कि
क्योंकि मैं इसको अपने कोर्ट में भी यूज करूंगा। जॉनसन एंड जॉनसन 4,03,920 करोड़, ये एक साल का है फायदा? ये एक साल का इसकी टर्नओवर बिक्री है, टर्नओवर है। बिक्री है। और ये जो डाटा है ये 2 साल पुराना है। कोरोना काल में बाकी सब कुछ इकोनॉमिकल सब कुछ डाउन हुआ है, सारी कंपनियों को नुकसान हुआ है, लेकिन अकेली फार्मा कंपनी ऐसी थी जिनके लिए ये कोरोना काल एक तरीके से बहुत अच्छा काल रहा है। तो 2 साल पुराना। आप जरा इसको डेटा समझिए। जॉनसन एंड जॉनसन 4,03,920 करोड़ का टर्नओवर काम धंधा करते हैं ये। फाइजर 3,72,600 करोड़ का धंधा करती है। रॉस एक कंपनी है 3,54,456 करोड़ का धंधा करती है। नोवार्टिस 3,41,600 करोड़ बिजनेस करती है। मर्क एंड कंपनी 3,37,248 करोड़ का। ग्लैक्सो, आपने बहुत सुना होगा, ग्लैक्सो की दवाइयां आप लोग भी खरीदते रहते हैं, जरा देखिए कितना बड़ा धंधा कर रही है। ग्लैक्सो 3,18,744 करोड़ का धंधा करती है। सनोफी 2,91,000, अवी 2,29,000 करोड़, तकेदा 2,19,744 करोड़, और संघाई जो है ये 1,92,000, नहीं लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास। ये टोटल मिला दिया जाए तो मुझे लगता है 4, 3, 7, 3, 10, 3, 12, 13, ये तो करीब 25 लाख करोड़ का धंधा कर रही है ये कंपनियां। और ये केवल 10 कंपनियां हैं, यानी 10 कंपनियां मिलके ये 25 लाख करोड़ के आसपास का धंधा कर रही हैं। अगर इन दवाइयों का परमानेंट हमें फायदा होता तो फिर हमें दोबारा वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये प्रॉब्लम, जो समस्या है, जो बीमारी है, उसको रूट काज को एड्रेस नहीं कर रही है। रूट काज को खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए बीमारी नहीं खत्म कर रही है, बल्कि वो टेम्परेरी इलाज कर दे रही हैं। क्या यही बात है? यही 100%। ये इलाज टेम्परेरी इलाज भी नहीं है। मैं तो बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहता हूं और बिल्कुल स्टडी करने के बाद कहता हूं। ये देखिए अश्विनी जी, ये इलाज टेम्परेरी भी नहीं करती, ये केवल टेम्परेरी इलाज का दिखावा करती हैं, और उसके बाद आपको एक बीमारी है तो आपको 4 बीमारियां देने का काम करती नहीं, एक चीज बताइए, आपने जो कहा, तो जैसे बुखार होता है, लोग इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब बुखार होता है तो जब हम दवा लेते हैं तो बुखार तो उतर जाता है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि टेम्परेरी तो इलाज तो हुआ, बुखार उतरा? पैरासीटामोल ली हमने, बुखार क्या है? बुखार एक इन्फ्लेमेशन है। हाँ। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद क्या कहता है? हाँ। कि बुखार आपके अंदर, शरीर के अंदर कहीं इन्फेक्शन है, और शरीर की, नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है कि बुखार एक तीव्र रोग है, और ये बुखार यदि आपके शरीर में आया है तो आपके शरीर की जीवनी शक्ति, आपके शरीर में कहीं कोई टॉक्सिन्स है तो उसको निकाल कर बाहर कर रही है। उस प्रक्रिया को बाधित करना नेचुरोपैथी की टर्म में गलत बात है। दूसरी बात, आयुर्वेद की टर्म में हम जाएं तो पैरासीटामोल के खाने से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हुई है। मैं टाइप कौन सी है उसकी उस स्थिति में नहीं जाता, लेकिन बच्चों को डायबिटीज हुई है। अच्छा, बुखार के? हाँ, बुखार के पैरासीटामोल से होती है। तो ये जो दवाइयों से हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, इसको तो आप टेम्परेरी रिलीफ नहीं मानिए। मैं आपको देखिए बुक्स दिखाता हूँ इंटरनेशनल लेवल की। ये डॉक्टर्स आर मोर हार्मफुल देन जर्म्स। डॉक्टर्स आर मोर हार्मफुल देन जर्म्स। आप अमेजन से मंगवा सकते हैं, कोई ऐसी इसमें नहीं है कि जो कहीं हमारे पास है और वो कहीं और अवेलेबल नहीं है। अमेजन से आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। ये है सेलिंग सिकनेस, बीमारी को बेचना। और ये डॉक्टर है, मैं रोकना चाहूंगा अश्विनी जी। कारपोरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज होती है, झूठी बीमारी बनाई जाती है। अच्छा, झूठी बीमारी क्रिएट की जाती है। बोर्ड रूम में बैठकर कुछ ऐसे सिम्टम हो उनको कि इसको एक बीमारी का नाम दे दिया। उस सिम्टम के कुछ लोग हैं, जो पूरी दुनिया में कुछ करोड़ लोग हैं, वो अपने आप को बीमार समझते हैं, और जब वो बीमार समझते हैं तो जो फार्मा कंपनी है वो एक दवा उनको दिखाती है कि देखो आपके ऐसे सिम्टम है तो आपके लिए हमने ये दवा बनाई है, और वो व्यक्ति अपनी जेब से पैसा देता है, उस दवा के कारण बीमार नहीं है फिर भी बीमार होता है, और बीमार होने के बाद कंपनी को थैंक्स करता है कि कंपनी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए दवाई बनाई हुई, आप नहीं होती तो क्या होता। जबकि सच्चाई क्या है कि उसको बीमारी नहीं है, उसको केवल कारपोरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज है। ये मेरे हाथ में 2 किताबें हैं, इसको आप लोग, आपके संभव हो जरूर इसको पढ़िएगा। एक की किताब, एक का नाम है डॉक्टर्स आर मोर हार्मफुल, कि डॉक्टर जो है वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। हार्वे बेंगसन की किताब है। दूसरी किताब है सेलिंग सिकनेस। ये दोनों विदेशी किताब है, भारत के किसी हमारे आयुर्वेद या किसी वैद्य या हमारे स्वामी रामदेव जी ने किताब नहीं लिखी है, ये हमारे आचार्य जी ने किताब नहीं लिखी है, बालकृष्ण ने किताब नहीं लिखी है।
भारत के किसी और योगी ने नहीं लिखी है, इसको विदेशी लोगों ने किताब लिखी है, अमेरिका के लोगों ने, शायद अमेरिका की किताबें हैं ये दोनों, हाँ जी, बाहर की यूरोप की किताबें हैं। तो यूरोप के लोग कह रहे हैं कि यूरोप, डॉक्टर जो है बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा किताब में कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर जो है ये बीमारी बेच रहे हैं, ये है। और देखिए आप, ओवरडोज्ड अमेरिका, अमेरिका में कैसे ओवरडोज करके। इस किताब का नाम है ओवरडोज्ड अमेरिका, ये भी बाहर की किताब है, ये भी एमडी हैं डॉक्टर, ये भी कह रहे हैं कि पूरा अमेरिका ओवरडोज हो चुका है, बीमारियों से ओवरडोज हो चुका। ओवरडोज मतलब ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं, ज्यादा दवाइयां दी जाती है, ज्यादा हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रहे हैं, जिससे ज्यादा उनकी सेल होती रहे। इस किताब का नाम है डेडली मेडिसिन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। डेडली मेडिसिन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कहने का मतलब कि ये हमारे जो ड्रग माफिया हैं, ये जहरीली दवाइयां बना रहे हैं और बना के हमको दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक चीज ठीक हो तो 10 चीजें और समस्या शुरू हो जाए। यही एग्जैक्टली यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। ये बैड फार्मा के कैसे फ्रॉड होते हैं। अच्छा, ये भी बाहर की किताब है, बाहर की किताब, ये भी यूरोप की किताब है जी। ये मेडिकेशन मैडनेस, किस प्रकार से बीमारियों का पागलपन पैदा किया जाता है, कैसे झूठी बीमारियां बनाई जाती हैं, कैसे झूठी दवाइयां दी जाती हैं। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दवाइयों के किस प्रकार से नुकसान होते हैं, ये भी यूरोप की किताब है। इसमें हजारों एविडेंस है, इन सारी पुस्तकों में सैकड़ों मामले दिए गए हैं। मैं आज हरिद्वार में हूँ और भाई राकेश जी ने मुझे जो किताबें दी हैं, जब ये हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी, इन किताबों को मैं जज साहब को भी दूंगा और इन किताबों की कॉपी गवर्नमेंट को भी दूंगा, कि गवर्नमेंट के लोग जो नीति निर्माता क्योंकि जो सचिव वगैरह बैठे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, आयुष डिपार्टमेंट, उसको इसको पढ़ें और इसको समझें। जब हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, नेचुरोपैथी का सिस्टम, योगा का सिस्टम सस्ता है, समग्र है और संपूर्ण बीमारी का इलाज कर रहा है, जड़ से इलाज कर रहा है। आप समझिए जरा, एक तो वो बीमारी को जड़ से खत्म कर रहा है, वो केवल ऊपर का जो सिम्टम है उसको खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि बीमारी आई किस लिए उसको खत्म कर रहा है, और सस्ता भी है। एलोपैथी से बहुत सस्ता। देखिए अभी एलोपैथी क्या कहती है, जब ये सारी दवाइयां फेल हो गई, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, अभी जो WHO के डायरेक्टर हैं मिस्टर टुड्रोस, उन्होंने कोरोना काल में क्या कहा, 2020 में जब कोरोना पीक पर था ना, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी। वो ये कहते हैं कि कोरोना ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन है। WHO का जो ठेकेदार डॉक्टर है वो कहता है कोरोना बड़ी बीमारी नहीं है, वो कहता है इससे बड़ी बीमारी आने वाली है, वो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होने वाला है, और अगले 20 सालों में 2045 तक जितने कोरोना से लोग मरे हैं उससे 10 गुना ज्यादा केवल ये जो हमने एंटीबायोटिक खाई हैं इसके कारण मरने वाले हैं। और 1980 के बाद कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई है। मैं जरा, आपने इतनी महंगी किताबें मंगाई हैं, जरा एक बार मैं नाम जरूर पढ़ देता हूं। यह है $1 ट्रिलियन कॉन्स्पिरेसी। ये भी $1 ट्रिलियन की कॉन्स्पिरेसी हो रही है हेल्थ के साथ, हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ। ये देखिए, ये अभी हमने 2 साल पहले के डाटा है। अभी ये लगभग 25 लाख करोड़ रुपए तो 10 कंपनियों का है। आज इनका टर्नओवर 40 लाख करोड़ रुपए है, और इनका जो एक का प्रॉफिट है, जॉनसन एंड जॉनसन का जो 1 साल का प्रॉफिट है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है। तो जिस कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट 1.25 लाख करोड़ रुपए हो, अपने देश का जो हेल्थ का बजट है वो लगभग 92,000 करोड़, वो तब जब ये बढ़ गया है, उससे पहले तो 60,000 करोड़ था, उससे 2-4 साल पहले चले जाएं तो केवल 30-40 हजार करोड़ था। तो 92,000 करोड़ अगर भारत जैसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े देश का बजट है और उससे ज्यादा मुनाफा केवल एक फार्मा कंपनी का है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, उनके लिए उनकी नीतियों को प्रभावित करना, उनको अपने हक में नीतियां बनाना, इनके लिए वैसा ही काम है कि जैसे आप चाय पी के कप रख देते हैं। उनकी, आप तो इनडायरेक्ट कह रहे हैं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं। ये हेल्थ कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं गवर्नमेंट के जो बाबू हैं, नौकरशाह हैं, उनके ऊपर, क्योंकि अकेले मंत्री तो पॉलिसी बनाता नहीं है, नीचे के सचिव, अपर सचिव, जो दुनिया भर के लोग टीम टाम बैठे हुए हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं। अब ये कंपनी 1 लाख करोड़ का धंधा करती है, नेट 5 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का तो नेट प्रॉफिट है। और ये एक कंपनी नहीं है, ऐसी कम से कम 5 कंपनियां जिनका प्रॉफिट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर इसने 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया तो वो तो किसी देश के मंत्री से लेकर संतरी तक सबको खरीद लेगी। 10,000 करोड़ में तो अश्विनी जी इस पूरी दुनिया के लगभग 60-70 देशों में आप पूरी सरकार को गिरा सकते हैं। सरकार गिरा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा।
तो ये बेसिकली जो हम आपसे शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि क्यों हमारा ट्राइड टेस्टेड आयुर्वेदिक सिस्टम, नेचुरोपैथी का सिस्टम, योगा का सिस्टम क्यों फल फूल नहीं पा रहा है, क्यों उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा है, क्यों आयुर्वेद के डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानते, एमबीबीएस के डॉक्टर को डॉक्टर मानते हैं। जो फाइजर की दवा लिखे, जो जॉनसन एंड जॉनसन की दवा लिखे, जो ये ग्लैक्सो की दवा लिखे, वो तो डॉक्टर, और जो शहद बताए और आंवला बताए और अमला बताए, रसायन बताए, जो ऐसी दवा बताए, वो मतलब उसको कोई डॉक्टर ही नहीं मान रहा है। ये क्योंकि यही बना रहे हैं, यही बीमारी बना रहे हैं, यही बीमारी को बेच रहे हैं, यही बीमारी को बढ़ा रहे हैं, यही बीमारी की मार्केटिंग कर रहे हैं, यही हीरो हीरोइन को खरीद के टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, यही है 100%। और ये देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य की समस्या है, और फार्मा कंपनियां स्वास्थ्य नहीं दे सकती। एलोपैथी का तंत्र यदि इतना अच्छा होता, अमेरिका का जो हेल्थ बजट है वो हमसे 300 गुना ज्यादा है। अगर भारत में 1 रुपया खर्च किया जाता है तो अमेरिका में 320 रुपए खर्च किए जाते हैं। 300 गुना ज्यादा है। 300 गुना ज्यादा। तो 300 गुना ज्यादा होने के बाद भी क्या अमेरिका के लोग स्वस्थ हैं? क्या अमेरिका में मोटापा नहीं है, हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते, डायबिटीज नहीं है, कैंसर नहीं है, सब कुछ है, सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मनोरोग नहीं है, मनोरोग है, सब कुछ है। तो ये सिस्टम स्वास्थ्य देने का सिस्टम नहीं है। ये देखिए, और बुक है, ये ब्लैक कोट व्हाइट हैट जी। ये किताब का नाम है व्हाइट कोट ब्लैक हैट। कि कोट तो सफेद है लेकिन जो टोपी है वो काली है, इनका चरित्र काला है, ये काला धंधा, काला काम कर रहे हैं। ये डॉक्टरों के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं अश्विनी जी, पूरी दुनिया में 200 देशों में कहीं भी डॉक्टर को भगवान नहीं किया जाता। केवल एक भारत ऐसा है जहां पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? महर्षि चरक ये कहते हैं कि डॉक्टर वो बने जिसको परोपकार करना हो, जिसके मन में लालच हो, उसको डॉक्टर नहीं बनना। और चरक ये भी कहते हैं कि ये जो विद्या है, जिसके मन में लालच है, उसको ये सिखानी भी नहीं है। उन्होंने, चरक ने आचार संहिता तय की है डॉक्टर के लिए कि उसको लोकेशना नहीं करनी, उसको संग्रह नहीं करना, उसको चोरी, हिंसा, इनसे तो दूर रहना ही रहना है। उसके लिए मर्यादा यह है कि किसी रोगी को इलाज करना है तो अगर किसी महिला का इलाज कर रहा है तो जब तक उसका पति या पिता उसके पास नहीं हो तब तक उस महिला का वो गलत तरीके से इलाज ना हो, बिना अनुमति के घर ना जाए। एक बहुत आदर्श आचार संहिता तय की है जी। और अपने देश में केवल वैद्य को भगवान कहा जाता है, डॉक्टर को नहीं कहा जाता, वैद्य को। तो अपने देश में राकेश जी वैद्य को कायदे से भगवान कहना चाहिए, ये डॉक्टर को नहीं। कमीशन लेके फार्मा की फीस लिखने वाला व्यक्ति, तो मैं ये मानता हूं कि रेड लाइट एरिया में जो कमीशन बाजी जो करता है उसको दलाल कहते हैं, उससे भी नीचे गिरा हुआ, उससे भी नीचे। ठीक बात है, ठीक बात है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी से गिफ्ट लेने के बाद दवा लिखता है, विदेश के दौरे पर जाता है, तो वो उस वैश्यालय के दलाल से भी नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है। साथियों, आज आपने राकेश जी को सुना। मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी, आप लोग इस पे चारों तरफ इस पे बातचीत नहीं शुरू करेंगे, हर व्यक्ति जब तक इसको 10-10 लोगों को नहीं शेयर करेगा और ये बात सांसद विधायक तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। क्योंकि जो बाबू और नौकरशाह है, एक्चुअल में ये सरकार ये चलाते हैं। मंत्री और बाकी लोग तो होते हैं लेकिन एक्चुअल में नीतियां यही बनाते हैं और ये गुमराह करते हैं। मैं तुमको कहूंगा गुमराह करते हैं, और गुमराह इसलिए करते हैं कि इनको बड़ी बड़ी कंपनियों से इनको दलाली मिलती है, कमीशन मिलता है। ये कमीशन खोरी के चक्कर में भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को आगे नहीं आने दे रहे हैं, जबकि संविधान कहता है कि भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, इसका पालन पोषण करना, इसका प्रचार प्रसार करना ये सरकार की ड्यूटी है। लेकिन ये बाबू, ये नौकरशाह केवल चंद पैसे की खातिर, और ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि जो आईएएस बन जाते हैं उनके यहाँ कितने कितने मोटे मोटे पैसे मिल रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा, एक के यहाँ किसी का 20 करोड़ मिला, किसी के यहाँ 25 करोड़ मिला, किसी के यहाँ 30 करोड़ मिला। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा के लिए आप आगे आइए, इसकी चर्चा करिए, और जहां संभव हो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और ये कहिए कि ये भाई अलग अलग बंद करिए। एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस ये बंद होना चाहिए। एक समग्र चिकित्सा पद्धति बननी चाहिए। समग्र का मतलब ये हुआ कि 4 साल के कोर्स में वो एलोपैथिक, मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा एलोपैथी पढ़े हो,
लेकिन पहले भारतीय शिक्षा को तो पढ़े, पहले शरीर के विज्ञान को तो पढ़े, शरीर को चाहिए क्या क्या, शरीर काम कैसे करता है, उसको ऑक्सीजन कैसे चाहिए, और योग का उस पर क्या प्रभाव होता है, नेचुरोपैथी का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा की रोशनी क्या प्रभाव, ये सब तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। केवल दवाइयों के बारे में बताया जा रहा है, पैरासीटामॉल इसकी, ये क्रोसिन इसकी, फला इसकी, फला इसकी। तो हमारे डॉक्टर भी एक तरीके से ये जो ड्रग माफिया है उन्हीं के ये सेल्समैन बन गए। इसमें कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सब डॉक्टरों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको पढ़ाई इस तरीके से जा रहा है, उनका कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया, सिस्टम ऐसा है। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूं जी, हमारे के MBBS MD डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज मित्तल करनाल से। उन्होंने, उनके पास कोई पेशेंट आता है तो अनावश्यक भर्ती नहीं करते, अनावश्यक वैक्सीन नहीं देते, अनावश्यक वो कोई उनको दवा नहीं देते एलोपैथी की। वो उनको बताते हैं कि योग प्राणायाम करो, खान पान ठीक करो, दिनचर्या ठीक करो, ये कफ बढ़ गया तो इसको ऐसे ठीक करो बच्चे को। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो उस सिस्टम में नहीं है तो उनके हॉस्पिटल के बेड खाली रहते हैं। वो उस सिस्टम में नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कमीशन लेकर कोई लैब टेस्ट नहीं लिखते। तो ये सिस्टम ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है। डॉक्टर हेगड़े हैं जो MD हैं, हाँ, डॉक्टर BM हेगड़े जी हैं, वो खुद MBBS MD डॉक्टर हैं। वो खुद अपना बताते हैं कि इसके अंदर ये कमियां। देखिए, अच्छी चीजें एलोपैथी के अंदर जो हैं, पूरी दुनिया से जो एलोपैथी के अंदर, एलोपैथी में सब उधार की चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जहां से जो मिला वो उन्होंने ले लिया, तो उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनको इंटीग्रेटेड पैथी में लिया जाएगा। लेकिन एक्सरे, CT स्कैन, ये सब तो देखिए, ये जो डायग्नोस के जो टूल हैं, एक्सरे, CT स्कैन, माइक्रोस्कोप जो ब्लड की जांच करने के लिए है, इसके साथ साथ हम अगर MRI की बात करें, ये सब फिजिक्स के टूल हैं। इनका कहीं एलोपैथी से लेना देना नहीं है। इन टूल्स का प्रयोग होम्योपैथी में भी कर सकते हैं, नेचुरोपैथी में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो टूल हैं, ये जो रीडिंग देते हैं, खुद रिसर्च पेपर हैं, आप गूगल स्कॉलर पर पढ़ लीजिए। ऐसे रिसर्च पेपर है जो बताते हैं कि आपने गाल ब्लैडर को स्कैन करवाया, आपके 10 व्यक्तियों का आप स्कैनिंग करें तो आपको 4 व्यक्तियों में यह दिखेगा कि गाल ब्लैडर के अंदर पथरी है। आप उनका गाल ब्लैडर उस रिपोर्ट के आधार पर निकाल सकते हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो स्कैनिंग का भी जो सिस्टम है, ये भी आप ये मत मानिए कि 100% प्रमाणिक है। सिस्टम हमारे पास बहुत अद्भुत रहा है। देखिए, ये 1100 साल पुरानी पुस्तक है, पतंजलि योगपीठ ने, पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने छापी है। ये पुस्तक कहीं नेपाल के संग्रहालय में, या राजा गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा रहे हैं, उनके आर्काइव में थी। पांडुलिपि पड़ी हुई थी। अच्छा। पतंजलि ने पूरे देश से लगभग 60 लाख पांडुलिपियों के पन्नों को डिजिटलाइज किया है, और हमें इससे कोई दवा नहीं बनानी। हमने इस पांडुलिपि के ऊपर संस्कृत का विद्वान बनाया ताकि संस्कृत को समझ सके, आयुर्वेद के विद्वान लगाए, जो एलोपैथी के जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं उनको लगा के इसका शोधन किया। 4 साल इसमें लगाए, और शोधन करने के बाद आप इसके पेज देख लीजिए और इसकी कीमत देख लीजिए। ये केवल 450 रुपए में हार्ड बाउंड की आपको ये लगभग 600 पन्ने की पुस्तक आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, मतलब हाँ, ये किसकी है मैं ये बताता हूं। देखिए, माधुक नाम के एक डॉक्टर हुए। कब हुए? आज से 1200 साल पहले। 1200 साल पहले। इसका मतलब क्या है कि 1200 साल पहले का तो प्रमाण है हमारे पास बहुत सुव्यवस्थित चिकित्सा का तंत्र था। और ये जो वैद्य थे, ये खुद वैद्य नहीं थे, इनके पिताजी भी वैद्य थे, इनके दादाजी भी वैद्य थे, और इनके घर में हजारों पांडुलिपियां थी। इन्होंने लाखों रोगियों को देखा, लाखों रोगियों के ऊपर लाखों नुस्खे आजमाए, और उनको आजमाने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कि मेरे जीवन का निचोड़ ये है। और ये जो निचोड़ है ये कहीं पड़ा हुआ था, इसको पतंजलि ने छाप के, पतंजलि अब इसको आयुर्वेदिक कॉलेज में भिजवा रही है कि लोग जो आगे रिसर्च करें उनको ये कंपाइल मिल जाए, क्योंकि सब पांडुलिपि से नहीं देख सकते। तो ये शोधन करके छापने का, ग्रंथों का 60 लाख पन्नों को डिजिटलाइज करने का काम पतंजलि ने किया है। इसके ऊपर लगभग 20 ग्रंथ हम छाप चुके हैं। आप उन ग्रंथों को पढ़िए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च करके आप उसकी दवाई बनाइए, लोगों को उपलब्ध करवाइए, निःशुल्क बांटिए, वो लागत मूल्य लीजिए, जिससे लोगों का कल्याण हो। ये जो सुश्रुत संहिता है, एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है अश्विनी जी कि एलोपैथी में तो सर्जरी है, आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है। आयुर्वेद में सुव्यवस्थित सर्जरी की परंपरा रही है। आज पूरी दुनिया में आप गूगल पर सर्च करते हैं तो फादर और सर्जरी आप लिखते हैं तो महर्षि सुश्रुत का नाम आता है। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर शपथ लेते हैं, शायद सुश्रुत का ही लेते हैं ना, वो तो हिप्पोक्रेट की लेते हैं। अच्छा। अभी कर्नाटक में एक मेडिकल कॉलेज में गलती से महर्षि चरक सुश्रुत की शपथ ले ली तो उनको निलंबित कर दिया गया, और ये भारत में हो रहा है।
दुख की बात यह है, आज भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे एक डॉक्टर मिला, उसने कहना शुरू किया, मैंने कहा भी ये जो सुश्रुत में संहिता में जो लिखा है वो ठीक है या गलत है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि आज भी स्किन की जो लेयर है जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं, वो आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि 7 लेयर होती हैं, और महर्षि सुश्रुत ने भी 7 लेयर लिखी। और महर्षि सुश्रुत के समय सिजेरियन का ऑपरेशन होता था, आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन सुश्रुत करते थे, 125 प्रकार के औजार बनाए हुए थे, कैसे टांका लगाना है, किस प्रकार से टांका लगाना है, कैसे घाव लगाना है, कैसे कट लगाना है, वो सारी परंपरा महर्षि सुश्रुत की बहुत विशद परंपरा रही है। दिक्कत क्या है कि हमने अपने साइंस को पहचाना नहीं है। और ये अब आप सारे आयुर्वेद के ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो पतंजलि ने ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के नाम से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिनका पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए समर्पित है, पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनका पूरा जीवन योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के लिए समर्पित है, उन्होंने एक आम आदमी के लिए आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांतों को समझने के लिए सरल भाषा में ये पुस्तक बनाई है। आपको कहीं भी अमेजन के ऊपर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए, आप इसको मंगवा सकते हैं। तो ये देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन ये मानवता को बचाने की लड़ाई है। जो पतंजलि के आपके हर जगह स्टोर है, उनके ऊपर भी मिल जाएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य, अश्विनी जी, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी भी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य कोई दवाई बनाना या बेचना नहीं है। हम तो सब कुछ कॉपीराइट फ्री रखते हुए हर दवा का फार्मूला पूज्य स्वामी जी मंच से बताते हैं, और लोगों को कहते हैं कि 99% तो आप अपनी दिनचर्या को ठीक करके, योग करके ठीक हो सकते हैं, आपको दवा लेने की जरूरत ही नहीं है। साथियों, आज आपने सुना, एक मैं विशेष निवेदन जरूर करूंगा। आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो केवल एक काम करिए मेरे कहने से, सुबह 4:30 उठिए और फ्रेश होके 5 बजे सुबह आस्था चैनल लगा लीजिए। 5 बजे शुरू हो जाता है, महाराज जी आ जाते हैं, 7:30 तक महाराज जी रहते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके घर की 90% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये जुकाम, खांसी, बुखार, फला जो दुनिया भर चीजें होती रहती है। और खासतौर पर अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो जरूर उनसे कहिए सुबह 5 से लेकर 7:30 तक आस्था देखें। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला कह रहा हूं, मेरा पूरा परिवार यही करता है। और अब तो धीरे धीरे मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार भी सब सुबह 5 से लेकर 7:30 तक, हम दिन की शुरुआत आस्था चैनल के साथ करते हैं। और शायद उसी की कृपा है, कि भगवान की कृपा है, आचार्य जी की। और आप अश्विनी जी डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हुए या नहीं हुए? मैं आपके घर में कितने लोग डायबिटिक? आपने मुझे मंच पे बताया था कि 5 मामा आपके डायबिटिक हैं। हाँ, मेरे 5 मामा थे, 5 मामा मेरे डायबिटीज से खत्म हो गए। मेरी मौसी थी, मेरी मतलब मदर, 3 बहनें हैं, सब डायबिटिक, और मुझे भी डायबिटीज थी। आज मैं पूरी तरीके से, कोई दवा नहीं, कोई गोली नहीं, कोई इंसुलिन नहीं, कहीं कुछ नहीं, बीपी बिल्कुल फिट, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फिट, डायबिटीज बिल्कुल छूमंतर, सब खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो कोई दिल्ली का बड़ा डॉक्टर, दिल्ली छोड़ दीजिए, कलकत्ता का, बेंगलोर का, मुंबई का, न्यूयॉर्क का, कोई बड़ा डॉक्टर ये क्लेम कर सकता है कि डायबिटीज के बाद आप? कोई नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि एक बार आप लोग पहले 5 बजे उठ के 5 से 7:30 आस्था चैनल देखिए, आपके बहुत सारे भ्रम टूट जाएंगे। बहुत सारी चीजें, जो ये खेल चलता है ड्रग माफियाओं का, हॉस्पिटल माफियाओं का खेल जो चलता रहता है, वो महाराज जी, परम पूज्य रामदेव जी खुद बताते रहते हैं, छोटी छोटी बातें डेली बताते रहते हैं। एक बात 10 दिन 15 दिन सुनिए, मुझे लगता है उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि अब भैया आप तो यही काम करना है, दिन की शुरुआत आस्था के साथ करना, योग प्राणायाम के साथ करना है। आज आपने सुना, मैं फिर से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप हर ग्रुप में डालिएगा, और एक समग्र एकीकृत समान चिकित्सा संहिता भारत में लागू हो, इसके लिए आप जो कर सकते हैं करिए, जितनी चर्चा कर सकते हैं करिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।